एमआई लंदन और लंदन स्पिरिट्स जैसी दो टीमों के बीच होने वाला आज के द 100 मेंस कंपटीशन 2026 का मैच नंबर 12 जो कि खेला जाएगा केनिंगटन ओवल लंदन के उस मैदान पर यहां पर ऑलरेडी इस सीजन का एक मैच खेला जा चुका है। वहां पर हमने पिच रिपोर्ट में क्या ऑब्जर्व किया, उसके हिसाब से कौन से बैटर्स और बॉलर्स आज के इस मैच के लिए दोनों टीमों की तरफ से बेसिकली बेस्ट रहेंगे आपकी उन 11 प्लेयरों के कॉम्बिनेशन में आने के लिए और कप्तान या वाइस कप्तान बनने के लिए, जो कि आपकी एक ऐसी कॉम्बिनेशन बना देगा फैंटेसी टीम की जो कि आपको एक शानदार तरीके की परफॉर्मेंस निकाल करके दें। तो वो इस वीडियो के दौरान पूरा शुरू से अंत तक हम समझेंगे। तो एक-एक पॉइंट ध्यान से यहाँ पर जरूर सुनिएगा, क्योंकि एक भी चीज अगर आपने मिस करी तो निश्चित तौर पर आपकी टीम का कॉम्बिनेशन में मिस हो जाएगा। और इवन अगर आपको मल्टीपल टीम में भी बनानी है तो ये वीडियो को शुरू से अंत तक अगर आपने पूरा देख लिया तो वो भी आपकी काफी हद तक बन पाएगी। और जैसा मैंने आपको बताया कि केनिंगटन और लंदन के इस मैदान पर यह मुकाबला खेला जाएगा और यह मैच होगा 29 जुलाई को रात को 11 बजे से भारत के समय के हिसाब से। लेकिन यहाँ पर बात करें लोकल टाइम की, तो जब वहां पर यह मैच स्टार्ट होने वाला होगा तो उस टाइम पर वहां की लोकल टाइम के हिसाब से शाम के 6:30 बजे होंगे। और शाम के 6:30 बजे के दौरान जब ये मैच स्टार्ट होगा और इवन रात के 8 बजे तक वहां की लोकल टाइम के हिसाब से आसमान पर बादल बिल्कुल भी नहीं होने वाले, पूरी तरह से साफ वेदर होने वाला है। धूप यहाँ पर पिच के ऊपर पूरे दिन के दौरान पड़ती हुई दिखाई पड़ेगी, रात के 8 बजे तक भी इवन। तो आसमान साफ होगा और मैदान पर बादल नहीं होंगे, तो उसकी वजह से जो धूप पिच के ऊपर पड़ेगी वो निश्चित तौर पर थोड़ा-सा पिच को यहाँ पर स्लो कर सकती है मैच के आगे बढ़ने के साथ-साथ। लेकिन उसी को थोड़ा-सा और डिटेल में हम समझने के लिए जाएँगे पहले इस द 100 मेंस कॉम्पिटिशन 2026 के पहले के कुछ मैचेस में, जिसके हिसाब से पिच को समझने की कोशिश करेंगे और कंपेयर करेंगे जो पहला मैच यहाँ पर खेला गया उससे। तो जो 6 टी20 मैचेस इसी 2026 के दौरान यहाँ पर खेले गए थे द 100 शुरू होने के पहले, तो वहाँ पर एवरेज स्कोर 162 रन का रहा था पहली इनिंग के दौरान और ऑन एन एवरेज 8 विकेटें गिरती रही थी, जो दिखाता है कि एक बहुत हाई स्कोरिंग ग्राउंड या है नहीं। रन्स तो बनते हैं ठीक ठाक, लेकिन विकेटें भी यहाँ पर गिरती हैं। और पहले 6 ओवर के पावर प्ले के दौरान पहली और सेकंड इनिंग के दौरान अगर आप देखें तो उन पिछले 6 मैचेस में ऑन एन एवरेज 51 रन पहली इनिंग में, 50 रन सेकंड इनिंग में बनते रहे हैं, जो कि दिखाता है कि शुरुआत में निश्चित तौर पर गेंद बल्ले पर आती है। और पहली इनिंग के दौरान जो पावर प्ले के 6 ओवर रहे हैं पिछले 6 मैचेस में, कुल टोटल मिलाकर के 8 विकेटें गिरी हैं, जिसको आप 1 विकेट ऑन एन एवरेज ले सकते हैं पर मैच के हिसाब से थोड़ा सा ज्यादा। लेकिन सेकंड इनिंग में वही चीज 13 विकेटों तक पहुंच जाती है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो वो 6 मैचेस खेले गए थे उसमें पहले बैटिंग करने वाली टीमों ने 2 मैचेस केवल जीते हैं, 4 मैचेस बैटिंग सेकंड करने वाली टीमों ने जीते हैं। और यहाँ पर तेज गेंदबाजी को जो टोटल 48 विकेटें मिली थी उन पिछले 6 मैचेस के दौरान, 28 विकेटें पहली इनिंग में, 20 विकेटें सेकंड इनिंग में और 14 विकेटें जो स्पिनर्स को मिली थी उसमें से 10 विकेटें पहली इनिंग में, 4 विकेटें सेकंड इनिंग में। तो कंक्लूजन ये निकला कि उन 6 टी20 मैचेस के दौरान मैच के आगे बढ़ने के साथ-साथ बैटिंग आसान होती चली गई और साथ ही साथ तेज गेंदबाजों को भी विकेटें ज्यादातर पहली ही इनिंग में मिली, सेकंड इनिंग में भी मिली लेकिन काफी कम मात्रा में। और स्पिनर्स को तो ना के बराबर लगभग ऑन एन एवरेज 2 ही विकेटें मिल रही है पर मैच के हिसाब से, और उसमें से भी 10 विकेटें पहली ही इनिंग में आ गई हैं। तो इस पिच रिपोर्ट को समझने के बाद अगर आप आए जो लास्ट मैच इस मैदान पर खेला गया, जो पिछला हुआ था इसी द 100 टूर्नामेंट का, उसका स्कोर कार्ड अगर आप देखें तो वहां पर सनराइजर्स लीड्स की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 143 रन बनाए और टीम ऑल आउट हो गई। 100 गेंदों का यह मैच है और जो हमने पीछे भी पिच रिपोर्ट देखा वो 120 गेंदों का होता है टी20 फॉर्मेट। तो लगभग कंपेयर करेंगे तो वहां के जो 160 प्लस का एवरेज स्कोर था वैसा ही एवरेज स्कोर यहाँ पर भी बना, या एक कह सकते हैं कि पिछले मैच का स्कोर बना। और 10 विकेटें भी गिरी, टीम ऑल आउट हो गई पहली इनिंग में बैटिंग के दौरान। और पावर प्ले में 40 के स्कोर पर 1 विकेट वहां पर गिरा था और पावर प्ले होता है 25 गेंदों का, जो ये भी दिखाता है कि शुरुआत में तो रन बनते हैं, बल्ले पर गेंद आती है। और ये जो 100 गेंदों का निश्चित तौर पर मैच होता है वो तो आप जानते ही हैं। और इस पहली इनिंग के दौरान जहां पर ओवरऑल टोटल 10 विकेटें गिरी, उसमें से पेस और स्पिन के आंकड़े अगर आप देखें तो 8 विकेटें तेज गेंदबाजों को, केवल 1 विकेट स्पिन को मिला। और उसके जवाब में सेकंड इनिंग में जब एमआई लंदन की टीम बैटिंग करने उतरी तो बहुत ही आसानी से उसने 144 रन बना करके 3 विकेट पर मैच को 7 विकेट से जीत लिया। और ध्यान रखिए 16 गेंदें अभी बची हुई थी, यानी कि 84 गेंदों में ही वो स्कोर बन गया और बड़ी आसानी से स्कोर चेंज हो गया। हालांकि पावर प्ले में 23 के स्कोर पर 2 विकेट गिरा था, अभी इसका रीजन मैं समझाता हूं। और बाकी जैसे मैंने को बताया कि 3 विकेटें सेकंड इनिंग में गिरी थी तो उसमें से तेज गेंदबाजों को ही तीनों विकेटें मिली थी, स्पिन को बिल्कुल भी कोई विकेट मिला नहीं था। तो जो पीछे आपने 6 मैच का पिच रिपोर्ट देखा और ये जो पिछले मैच का आपने रिजल्ट देखा, लगभग सब कुछ सिमिलर आपको यहाँ पर दिखाई पड़ता है कि मैच के आगे बढ़ने के साथ साथ बैटिंग स्पेसिफिकली सेकंड इनिंग में आसान होगी। लेकिन सेकंड इनिंग का जो पावर प्ले होगा
वो चूंकि वहां पर फ्लड लाइट्स उस टाइम पर जली होंगी तो थोड़ी सी गेंद हिलेगी और सेकेंड इनिंग के पावर प्ले में बैटिंग करना मुश्किल होता है, जो कि पहली इनिंग में आसान होगा। लेकिन पहली इनिंग में डेथ ओवर में बैटिंग करना मुश्किल होगा, लेकिन वहीं पर सेकेंड इनिंग में पावर प्ले के बाद की बैटिंग आसान हो जाएगी। ये चीज आपको काफी ध्यान से सुननी और समझनी है, जिससे ये पता चलता है कि पहली इनिंग में जो भी टीम बैटिंग करे उसके टॉप ऑर्डर के बैटर्स इंपॉर्टेंट हैं, और साथ ही साथ जो टीम पहली इनिंग में बॉलिंग कर रही है उसके डेथ ओवर के बॉलर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इवन मिडिल ओवर के बॉलर भी। और साथ ही साथ जो सेकेंड इनिंग में टीम बैटिंग करेगी उसके जो टॉप ऑर्डर के ओपनर्स हैं वो थोड़े से रिस्की हो सकते हैं पिक करने के लिए, तो आप मिडिल ऑर्डर पर जाएंगे ज्यादातर। और साथ ही साथ जो बॉलर्स बॉलिंग कर रहे होंगे सेकेंड इनिंग के दौरान उसमें पावर प्ले का बॉलर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद के बॉलर उतना बड़ा रोल प्ले कर नहीं पाएंगे। और सेकेंड इनिंग में तो स्पिनर्स पर ज्यादा ध्यान आपको देना भी नहीं है, इवन पहली इनिंग में भी। तो ये सब कुछ कंक्लूड करने के बाद और पिच के बारे में डिटेल में समझ लेने के बाद जो एक और चीज बचती है वो ये कि एक्चुअल में क्या वेदर पूरी तरह से साफ होगा, क्योंकि इंग्लैंड में वेदर बहुत तेजी से चेंज होता है, आप ज्यादा अंदाजा उसका लगा नहीं सकते। तो फाइनल जो वेदर अपडेट होगा वो आपको मैं अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर टॉस के बाद दूंगा, तो जाकर के दोनों को ज्वाइन करिए। वहीं पर आपको मैं पिच रिपोर्ट भी प्रोवाइड करवाऊंगा, ये भी बता दूंगा कि जो पहला मैच खेला गया क्या उसी पिच पर आज का मैच भी होगा या कोई दूसरी फ्रेश ट्रैक होगी, उसका अपडेट भी टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर दूंगा, और यहीं पर अपनी फाइनल टीम भी दूंगा। तो दोनों को जाकर के ज्वाइन करिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है इसी वीडियो के लिंक आपको वहां पर देखने को मिल जाएगा, जाकर के लिंक को क्लिक करिए डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए गए लिंक से, और जाकर के टेलीग्राम और व्हाट्सएप को जल्दी से ज्वाइन करिए, जहां पर आपको सारे अपडेट्स मिलेंगे। और फिलहाल देखिए ये जो लंदन स्पिरिट्स की टीम है जिनका प्लेइंग 11 या बैटिंग ऑर्डर जो पिछले मैच में उतरा था वो आपके सामने है, जहां पर लुहान डिपिटोरिस और जॉनी बेस्टो ने पिछले वाले मैच में पहली बार खेला, दोनों ने ओपन किया। और बाकी जेम्स र्यू हैं, लियम लिविंगस्टन है, डेवाल ब्रेविस है, जेम्स कोल्स हैं। और उसके बाद जब बात आती है यहाँ पर बॉलिंग के तो उसमें जेमी ओवरटन है, डेविड विली हैं, एडम जंपा है, एंड्रू टाई हैं और एडम मिलने हैं। तो एक अच्छा खासा कॉम्बिनेशन बॉलिंग में तो दिखाई पड़ता है, बैटिंग थोड़ी सी उतरे बड़े बड़े नाम आपको दिखाई नहीं पड़ते, या ऐसे नाम जो कि बहुत ही ज्यादा कंसिस्टेंट हो। और इवन इस टीम के अंदर जो सबसे महंगा खिलाड़ी है वो है यहाँ पर जेम्स कोल्स, जो इतना नीचे बैटिंग करता है कि ना तो बैटिंग में कोई खास रोल प्ले कर पाते हैं, बॉलिंग इनको रेगुलर बेसिस पर मिलती नहीं। हाँ, लियम लिविंगस्टन ने बढ़िया परफॉर्मेंस अभी तक कर रखा है। और बाकी बेंच पर भी इनके पास जो ऑप्शंस हैं उसमें मेसन क्रेन है, किरण कार्लसन है, मैथ्यू फिशर है, हेनरी क्रोकोम्बे हैं, और टिमाल मिल्स जो पहला मैच खेले थे दूसरे मैच में बाहर बिठा दिए गए वो भी आपको दिखाई पड़ रहे हैं। और जो बॉलिंग पिछले मैच में हुई जहां पर डेविड विली तो पूरे 4 ओवर कर ही रहे हैं, और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि डेविड विली ने पहला ओवर, तीसरा ओवर, चौथा ओवर और छठा ओवर किया, तो जनरली ये पावर प्ले में ही दिखाई पड़ते हैं। तो अगर ये सेकेंड इनिंग की बॉलिंग हुई तब ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, जैसा कि आपने पीछे पिच रिपोर्ट में समझा है। लेकिन अगर पहली इनिंग की बॉलिंग हुई तो शायद उतने इंपॉर्टेंट ना रहे। लेकिन इनके साथ एक खासियत है, ये बैटिंग में भी कई बार अपने आप को प्रमोट कर लेते हैं और साथ ही साथ बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं, और इसी वजह से ये पावर प्ले के बॉलर के तौर पर सेकेंड इनिंग की बॉलिंग में तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन पहली इनिंग की बॉलिंग में भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जो कि ये बैटिंग भी कर सकते हैं। और वहीं पर एडम मिलने हैं जिन्होंने पिछले वाले मैच में दूसरा, पांचवा, 11वां और 18वां ओवर किया, और उसी तरह से एंड्रू टाई के भी नंबर ऑफ ओवर्स, जेमी ओवरटन के ओवर्स, जंपा जो मिडिल ओवर में और एक आध ओवर डेथ में करते दिखाई पड़ते हैं, और लिविंगस्टन जो कि कभी कभार ही ओवर्स आपको करते दिखाई पड़ेंगे, लेकिन मोर देन इनफ इनकी बैटिंग भी है जिसकी वजह से आप इनको पिक करेंगे। तो इस तरह से इन बॉलर्स का रोल आप यहाँ पर देख सकते हैं, और करियर के आंकड़े भी आपके सामने हैं कि शॉर्टर फॉर्मेट में ये जो लंदन स्पिरिट्स के प्लेयर्स हैं कैसा परफॉर्मेंस देते रहे हैं और ओवरऑल इनका क्या एक्सपीरियंस रहा है। तो इसको वीडियो को रोक करके आप देख सकते हैं, और उसके बाद आगे बढ़ते हुए रीसेंट फॉर्म यहाँ पर हम देखेंगे। और ये भी आपको बता दूं कि लंदन स्पिरिट्स की टीम ने अभी तक जो ये टूर्नामेंट हुआ है उसमें 2 मैचेस खेले, दोनों गंवा दिए। और उन मैचेस में, और जैसा कि आपने टीम का फॉर्मेशन के टाइम पर आपको मैंने जो प्लेइंग 11 दिखाई थी ना, वहां पर मैंने बताया भी था कि बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस ये टीम देती नहीं, बॉलिंग ठीक है लेकिन बैटिंग उतनी बेहतर दिखाई पड़ती नहीं। और पिछले मैच में लुहान डिपिटोरिस अभी तक के दोनों मैच में अच्छा स्टार्ट लेकर के फिर विकेट फेंक करके गए हैं। बेस्टो तो पिछले मैच में खाता भी नहीं खोल पाए। जेम्स ड्यू ने पहले मैच में खाता नहीं खोला, दूसरे मैच में 26 रन बनाए। लिविंगस्टन ने 33 और 69 रन की 2 पारी खेली, पहले मैच में 2 विकेट भी लिया था, सेकंड मैच में विकेटलेस गए थे। और डेवाल ब्रेविस ने भी 39 और 22 रन की 2 पारियां खेली हैं। जेम्स कोल्स जिन्होंने पहले मैच में तो बॉलिंग करी और 1 विकेट लिया, बल्ले से 1 रन बनाए, लेकिन दूसरे मैच में इनको बॉलिंग मिली नहीं और बल्ले से 2 रन बनाए। बाकी जेमी ओवरटन को अभी तक के 2 मैच में केवल 1 विकेट मिला है। डेविड विली को दोनों मैच में 1-1 विकेट मिला है। जंपा ने 2 मैच में मिला करके 2 विकेट लिए हैं, पिछले मैच में विकेटलेस गए थे। और उसके बाद एडम मिलने की बात करें तो इनको 2 मैच में 3 विकेटें मिली हैं, और एंड्रू टाई को भी 2 विकेट पिछले मैच में मिला था। और एंड्रू टाई आपको पता भी होगा नकल गेंदों के लिए फेमस हैं, स्लोअर वंस काफी ज्यादा यूज करते हैं जो कि इस पिच पर काफी यूजफुल हो सकती है।
तो उस वजह से भी आज के इस मैच के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। एडम मिलर ने जरूर अभी तक 2 मैच में 3 विकेटें ली हैं, इनको आप कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन इनके साथ मैं ज्यादा प्रेफरेंस तभी दूंगा अगर ये सेकेंड इनिंग की बॉलिंग होती है तो, लेकिन पहली इनिंग की बॉलिंग होती है तो मैं शायद मैं जंपा के साथ जाऊं। हालांकि उसमें एक और भी चीज जो ध्यान देने वाली है कि यहाँ पर स्पिनर्स को उतना बोलबाला होता नहीं, तो उस पर आप चाहे तो जंपा को मिस करके आप यहाँ पर मिलने के ही साथ जा सकते हैं पहली इनिंग के भी बॉलिंग में। प्रेफरेंस आपको तय करनी है। बाकी डेविड विली को लेकर के, जेमी ओवरटन को लेकर के कोई भी आपको यहाँ पर कंफ्यूजन रखने की जरूरत है नहीं, चूंकि ये दोनों बैटिंग भी करके देते हैं और चूंकि इनकी बैटिंग ऊपर से उतनी मजबूत दिखाई पड़ती नहीं, तो चांसेस काफी अच्छे हैं कि इनकी बैटिंग आए, बॉलिंग से तो पॉइंट्स आपको देंगे ही। तो इस वजह से ये 3 प्लेयर तो कम से कम पक्के हैं जो कि सीधे टीम में आएंगे। बाकी चाहे तो आप एडम मिलने को ही कंटिन्यू कर सकते हैं या जंपा के साथ भी जा सकते हैं। और बाकी जो इनकी बैटिंग है उसमें ज्यादा से ज्यादा अगर आप टॉप ऑर्डर पर किसी पर भरोसा करेंगे तो वो तो जॉनी बेयरस्टो हैं, लेकिन यहाँ पर लियम लिविंगस्टन को लेकर के कोई डाउट नहीं है। डेवाल्ड ब्रेविस के साथ भी आप यहाँ पर जा सकते हैं। तो इस तरह से टीम आपको अपनी फॉर्मेशन में लेकर के जानी है, जिसमें या तो डेवाल्ड ब्रेविस या तो बेयरस्टो में से कोई एक और प्लस लिविंगस्टन आपके टीम में आएंगे। और उसके बाद नीचे से ये जो ऑप्शंस आपको मैंने सुझाए ये रहेंगे। तो मैक्सिमम 6 प्लेयर ही आपको लेके जाना है। उसमें भी चूंकि लंदन स्पिरिट्स की टीम कैसी है वो तो आगे हमको पता चलेगा, और साथ ही साथ जो आगे एमआई लंदन की टीम भी आपको मिलने वाली है वो कैसी है, तो किसके तरफ से ज्यादा प्लेयर्स होंगे वो अभी तय करना बाकी है। लेकिन इस टीम की तरफ से जो बेस्ट ऑप्शन हैं उनमें से कौन से टॉप के रहेंगे वो आपको मैंने यहाँ पर समझा दिया। बाकी हेड टू हेड के आंकड़े अगर आप देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। एमआई लंदन के खिलाफ जॉनी बेयरस्टो के 2 मैच से 55 रन। और ध्यान रखिएगा एमआई लंदन की टीम का पहला नाम ओवल इनविंसिबल था, इस सीजन में चेंज हो गया है। तो जब ओवल इनविंसिबल उस टीम का नाम था तो उसके खिलाफ जो खेले गए मैचेस के आंकड़े हैं वो आपके सामने है, जिसमें जेम्स रीड तो खेले नहीं, बेयरस्टो के 2 मैच में 55 रन है, लिविंगस्टन के नंबर्स भी ठीक ठाक से हैं, जेम्स कोल्स भी कुछ खास कर नहीं पाए हैं, जेमी ओवरटन 4 मैच 110 रन है, 36 का एवरेज है, 3 विकेट है। और इवन विली के आंकड़े तो उतने बेहतर दिखाई पड़ते नहीं, मिलने के 4 मैच 4 विकेट है, 1 मैच में 1 विकेट यहाँ पर जंपा का है। बाकी टिमाल मिल्स के 5 मैच 6 विकेट है, मेसन करेंगे 4 मैच में 3 विकेट हैं। और इस मैदान पर खेले गए मैचेस की परफॉर्मेंसेस की बात करें तो कैरिंगटन ओवल इस मैदान पर बेयरस्टो के 1 मैच में 7 रन हैं, लिविंगस्टन के भी आंकड़े बहुत पुअर हैं, एज अ बैटर बॉलर के तौर पर काफी बेहतर है। ओवरटन के 1 मैच में 1 विकेट है, जंपा के 3 मैच में 5 विकेट है। लेकिन ध्यान रखिए ये सेकंड इनिंग में ही यहाँ पर 13 का स्ट्राइक रेट है, पहली इनिंग में केवल 5 का स्ट्राइक रेट है। और उसके बाद टिमाल मिल्स का 4 मैच में केवल 1 विकेट है। और बाकी ये है आपके सामने प्लेयर बैटल का डेटा, जिसमें जॉनी बेयरस्टो जो बाएं हाथ की तेज गेंदबाजी पर थोड़ा फंसते हैं, 130 गेंद पर 197 रन बना करके 8 बार आउट हो चुके हैं। लेग स्पिन भी इनकी एक प्रॉपर कमजोरी है, हालांकि उस पर रन इन्होंने बनाए हैं लेकिन विकेटें उस पर देते हैं, ये बात भी तय है। बाकी लुहान डी पिटोरियस ये भी बाएं हाथ के तेज गेंदबाजी पर फंसते हैं। और डेविड विली की बात करें तो टॉम करन ने इनको 1 बार आउट कर रखा है। बाकी लेग स्पिन, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स और बाएं हाथ की तेज गेंदबाजी वो इनको भी परेशान करती है। और बाकी जो डेवाल्ड ब्रेविस है, लिविंगस्टन है, जेमी ओवरटन है, ये सारे भी स्पिन के खिलाफ तो फंसते ही फंसते हैं, बाएं हाथ की तेज गेंदबाजी भी इनके काम आती है इनके खिलाफ। और राशिद खान सामने की टीम में है ही वो लेग स्पिनर। और बाकी नेथन साउटर भी है जो कि काफी कम बॉलिंग करते हैं। बाकी बाएं हाथ के तेज गेंदबाज तो सैम करन है ही, टॉम करन आपको दाहिने हाथ की डेथ ओवर की बॉलिंग करते दिखाई पड़ेंगे ही, प्लस बैटिंग भी कर लेते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान देने वाली है। और उसको ध्यान देते हुए जब आप एमआई लंदन की टीम की तरफ आते हैं और उनका प्लेइंग 11 बैटिंग ऑर्डर देखते हैं तो ये टीम अभी तक 3 मैचेस खेल चुकी है। पहला मैच जीती, दूसरा मैच हार गई, फिर तीसरा मैच जीत गई, यानी कि 3 में से 2 मैचेस अभी तक जीती है। और उसमें विल जैक्स ने पिछले मैच में ओपन किया था यहाँ पर जेम्स विंस के साथ। बाकी निकोलस पूरन है, सैम करन है, रदरफोर्ड है, टॉम करन है। और उसके बाद आते हैं यहाँ पर ओली पोप, जिनको पिछले मैच में खिला गया था जेसन रॉय की जगह पर, बैटिंग में काफी नीचे आए। और बाकी राशिद खान है, रिचर्ड ग्लीसन है, ट्रेंट बोल्ट है, नेथन साउटर है। और इस पूरी की पूरी लाइनअप के अंदर जो इनका इसके अलावा बेंच बनता है वो आपके सामने है। बाकी जो बॉलिंग पिछले मैच में थे जहां पर बोल्ट ने पूरे 4 ओवर किए, टॉम करन ने 3 ओवर किए, 3 ओवर रिचर्ड ग्लीसन ने किया, 4 ओवर सैम करन ने किया। तो ये 4 इनके मेन तेज गेंदबाजी ऑप्शन हैं जो ज्यादातर बॉलिंग करेंगे। और प्लस एक स्पिनर यहाँ पर राशिद खान भी हैं। नेथन साउटर, विल जैक्स कभी कभार बैटिंग बॉलिंग करते हैं, जिसमें विल जैक्स तो अपनी बैटिंग से ही टीम में आ जाते हैं, लेकिन नेथन साउटर को स्ट्रेट अभी अपनी टीम से आप ड्रॉप कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक नेथन साउटर ने 3 मैचेस में केवल 3 ही ओवर की बॉलिंग करी है। तो इनके बारे में ज्यादा कंसिडर करने की जरूरत है नहीं। और बाकी करियर के आंकड़े अगर आप देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं वीडियो को रोक करके। और बाकी आगे बढ़ते हुए रीसेंट फॉर्म आपके सामने है, जहां पर 3 मैच की परफॉर्मेंस भी आप पिछले देख
सकते हैं, जहां पर विल जैक्स पहले 2 मैच में तो कुछ खास कमाल कर नहीं पाए, पिछले मैच में 54 रन बनाया। बाकी जेम्स विंस के पहले 2 मैचेस तो ठीक-ठाक रहे थे, सेकंड मैच में हाफ सेंचुरी थी, पिछले मैच में खाता नहीं खुला और बाकी निकोलस पूरन का भी पहला मैच अच्छा था, पिछले 2 मैच अच्छे गए नहीं। सैम करन के तो अभी तक के देखें तो कुल मिलाकर के 3 में से 2 मैचेस काफ़ी अच्छे गए हैं, केवल 1 मैच में नहीं चले। रदरफोर्ड के भी 2124 नाबाद की 2 पारियां रही हैं, जबकि टॉम करन ने एज अ बॉलर काफ़ी अच्छा काम किया, 3 मैच में 4 विकेट लेकर के। ओली पॉप का वो रोल है नहीं कि आप इनके बारे में ज़्यादा सोचें, लेकिन उसके अलावा जो राशिद खान आते हैं, उनके 3 मैच में केवल 2 विकेट है। लेकिन एक चीज़ जो ध्यान देने वाली है कि पहले 2 मैचेस में महँगे साबित हुए, पिछले मैच में काफ़ी अच्छी टाइट बॉलिंग इन्होंने करी थी और बाकी ट्रेंट बोल्ट है, इनकी भी 4 विकेटें हैं 3 मैच में। रिचर्ड ग्लीसन ज़्यादा बेहतर बॉलर दिखाई पड़े हैं 7 विकेटों के साथ। नेथन साउटर के बारे में आपको मैंने कहा ही था कि ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है नहीं और ओली पोप को भी अगर आप हटा दें, तो ये एक ऐसी यूनिक टीम है, जिनके 11 में से केवल 9 ही ऐसे प्लेयर हैं, जिनको लेकर के आपको ज़्यादातर सोचना है कि इनमें से किसको टीम में लेकर के जाएँ और उसमें भी और चूँकि यहाँ पर इनिंग के हिसाब से बैटिंग बॉलिंग का भी एक अच्छा रोल है, तो ग्लीसन को लेकर के, ट्रेंट बोल्ट को लेकर के, राशिद खान को लेकर के निश्चित तौर पर आपको श्योर होना चाहिए। लेकिन उसमें जो कि टॉम करन भी हैं और 4 ऐसे ऑप्शन आ जाते हैं जो कि बॉलिंग करके देते हैं, तो निश्चित तौर पर यहाँ से आप राशिद खान को एक हिसाब से ड्रॉप कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर स्पिनर्स का वो रोल खास करके होता नहीं। और उसके अलावा यहाँ पर सैम करन भी चूँकि यहाँ पर दिखाई पड़ता है, जो बैटिंग से भी रोल प्ले करेंगे और प्लस विल जैक्स, जेम्स विंस और निकोलस पूरन भी दिखाई पड़ते हैं, तो थोड़ा-सा डिसीजन लेना कि किसको लेकर के जाएँ, ये मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो नाम है ना, चाहे वो बैटिंग के हो, चाहे बॉलिंग के हो, वो काफ़ी तगड़े हैं। उनमें से किसको ड्रॉप करना है, ये समझ पाना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। इवन जेम्स विंस भी, जो कि रेगुलर बेसिस पर परफ़ॉर्म नहीं करते, वो एक ऐसे ऑप्शन है जिनको आप एक बार के लिए ड्रॉप कर ही सकते हैं। लेकिन चाहे वो विल जैक्स हों, चाहे वो सैम करन हो, चाहे वो निकोलस पूरन हो, इन तीनों को तो निश्चित तौर पर टीम में आप रखना ही चाहेंगे 100% और उसी में टॉम करन को भी यहाँ पर मैं रखूँगा। अब ये जो 4 प्लेयर पक्के तौर पर टीम में आ जाते हैं, जिसमें जेम्स विंस भी एक ट्रम्प हैं, तो इन चारों के अलावा बाकी अगर आप 6 प्लेयर इस टीम की तरफ से लेके जाना चाहेंगे, तो बोल्ट और ग्लीसन 2 बढ़िया ऑप्शन हैं, जिनको स्ट्रेट अभी आप टीम में ले सकते हैं। लेकिन वहीं पर राशिद खान भी आज के इस मैच के लिए एक बहुत ही अच्छे ट्रम्प ऑप्शन होंगे और इवन जेम्स विंस भी। अब इन दोनों में से भी अगर आप किसी को ट्राई करना चाहें तो कर तो सकते हैं, लेकिन वही डिसीजन लेने के लिए थोड़ा-सा हम आगे चलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे ये जो ये प्लेयर हैं, जब खेले हैं कभी भी लंदन स्पिरिट्स के खिलाफ तो कैसी परफॉर्मेंस दी है। तो जेम्स विंस के तो आंकड़े बहुत ही पुअर हैं और राशिद खान के आंकड़े देखें तो बहुत ही शानदार है। 4 मैच में 12 विकेटें और सामने की टीम के बैटर्स का आपने देखा था, स्पिन के खिलाफ उतना अच्छा नहीं खेलते, खास करके लेग स्पिन के खिलाफ। तो ये यहाँ पर डिसीजन थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है कि क्या अब जेम्स विंस को तो लेकर के काफ़ी हद तक क्लियर हो गया कि आप उनको ड्रॉप कर सकते हैं। विल जैक्स तो आपकी टीम में बने रहेंगे और साथ ही साथ सैम करन को लेकर के कोई डाउट है नहीं और टॉम करन को भी लेकर के कोई डाउट है नहीं और बोल्ट के 1 मैच में 2 विकेटें हैं, रिचर्ड ग्लीसन के 1 मैच में कोई विकेट नहीं है। तो अब 7 ऑप्शन इस टीम की तरफ से बन जाते हैं, जो कि आपकी टीम में अभी भी आ सकते हैं। और उसमें वेन्यू के भी तरफ चलें तो यहाँ पर हालाँकि विल जैक्स के भी आंकड़े बहुत ही खराब है इस मैदान पर, लेकिन जैसी पारी इन्होंने पिछले मैच में खेली है और चूँकि ये बॉलिंग भी करते हैं, तो इनको थोड़ा-सा अपनी टीम से ड्रॉप करना ना, वो काफ़ी रिस्की हो जाता है। तो इनको तो मैं टीम में लेकर के जाऊँगा। सैम करन को लेकर के मेरे दिमाग में कोई डाउट नहीं है। निकोलस पूरन भी एक बहुत अच्छे ऑप्शन है और टॉम करन को लेकर के भी कोई डाउट नहीं, हालाँकि इस मैदान पर एक मैच में कोई विकेट है नहीं। राशिद खान भी एक बहुत अच्छे ऑप्शन निकल कर के आ रहे हैं, चाहे हेड टू हेड के आंकड़े देखें, चाहे वेन्यू के। लेकिन राशिद खान के साथ एक दिक्कत रही है, इनका पास्ट तो बहुत अच्छा रहा है, लेकिन इनका जो वर्तमान चल रहा है ना, बॉलिंग में हर जगह पर ये पिट रहे हैं, ज़्यादा विकेटें निकाल नहीं पा रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ये टाइट लाइन और लेंथ से बॉलिंग कर दे रहे हैं, रन रोक ले रहे हैं, लेकिन विकेट निकालना शायद ये भूल से गए हैं। और बाकी ट्रेंट बोल्ट और रिचर्ड ग्लीसन है, जिनको लेकर के कोई डाउट आपको रखना है नहीं। तो ये कुल मिला-जुला करके 7 ऑप्शन है, लेकिन इसके वजह से अब सामने की टीम से 4 ही ऑप्शन लेके जा पाएँगे और वो बिल्कुल ठीक है। सामने की टीम उतनी मजबूत है भी नहीं, वो चीज़ आप कर भी सकते हैं। तो उधर से जो आपको मैंने टॉप के 6 ऑप्शन बताए थे, उनमें से किसको 2 को ड्रॉप करना है, वो जो डाउटफुल प्लेयर्स थे, वो आपने देखा ही होगा आंकड़ों में। और इन 7 प्लेयरों को लेकर के जाना चाहते हैं तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इनमें से किसी एक को ड्रॉप करना है। तो जो कमजोर कड़ियाँ हैं ना, तो एक तो निकोलस पूरन है, एक तो यहाँ पर राशिद खान है। दोनों में से किसी एक को आप ड्रॉप कर सकते हैं, लेकिन बाकी प्लेयर आपकी टीम में होने चाहिए, इसको लेकर के कोई डाउट है नहीं। खास करके पिच को देखते हुए और यहाँ के रिकॉर्ड को देखते हुए, बाकी प्लेयर बैटल भी आपके सामने हैं। यहाँ पर भी आपको स्पिन गेंदबाज, चाहे वो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर हो, चाहे वो
लेग स्पिन बॉलर हो और प्लस बाएं हाथ का तेज गेंदबाज बार बार गेम में दिखाई पड़ेगा। वो चाहे इंडिविजुअल नाम देख लें और चाहे टाइप ऑफ बॉलिंग देख लें, और वो हर एक बैटर के सामने आपको यूजफुल दिखाई पड़ेगा। तो प्लेयर बैटर का डेटा यही समझने के लिए मोर देन इनफ होता है कि किस टाइप के बॉलर्स तो आपके टीम में होने ही चाहिए इस टीम के खिलाफ। तो वीडियो को रोक करके सारा डेटा देखना चाहे तो देख सकते हैं। कंक्लूजन आपको मैंने दे दिया है, और इसी कंक्लूजन में एक और जो सबसे बड़ा कंक्लूजन है वो यही है कि लंदन स्पिरिट्स की टीम कमजोर दिखाई पड़ रही है। एमआई लंदन की टीम आज के इस मैच को मेरे हिसाब से जीतती हुई दिखाई पड़ रही है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए आपको टीम बनानी है। बाकी पिच रिपोर्ट, वेदर अपडेट और फाइनल टीम जो होगी टॉस के बाद, वो तो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर दे ही दूंगा। दोनों को जाकर के ज्वाइन करिए। लिंक इन दोनों का इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है वहां पर नीचे देखने को मिल जाएगा। क्लिक करिए, ज्वाइन हो जाइए, वीडियो शुरू से अंत तक पूरा देख लीजिए। इस वीडियो को यहीं पर फिलहाल करेंगे खत्म। चलते हैं, नमस्कार।